Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलामुअलैकुम। आज के इस क्लिनिकल सेशन में हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की एक बहुत ही गहरी और अहम दवा इलैंथस ग्लैंडुलोसा का तफसीली मुतालिया करेंगे। ये दवा ख़ास तौर पर उन शदीद और मुहलिक बीमारियों में काम आती है जहां वाइटल फोर्स यानी हयाती क़ुव्वत समझे कि बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर खड़ी होती है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दवा की बुनियादी तस्वीर, उसके कोर पिक्चर को देखेंगे, फिर उसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामात का जायज़ा लेंगे। उसके बाद हम इसके अमल के दायरे को समझेंगे और आखिर में सबसे अहम क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इसका दूसरी दवाओं से मुवाजना करेंगे ताकि दवा की सही पहचान हो सके। देखें, किसी भी दवा को सही मानों में समझने के लिए उसके जीनियस या उसकी बुनियादी रूह को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और एलैंथस के मामले में ये एक ऐसी तस्वीर है जो शदीद जहरीलेपन और जिस्मानी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे को ज़ाहिर करती है। ये तीन लफ्ज़ लिविडिटी यानी नीलाहट, स्टूपर यानी घुनूदगी और मेलिग्नेंसी यानी मोहलिकपन, यही एलैंथस की पूरी क्लिनिकल तस्वीर का महवर है। ये सिर्फ अलामात नहीं हैं, बल्कि ये खून और आसाबी निज़ाम पर दवा के गहरे जहरीले असरात की अक्कासी करते हैं, जिसके नतीजे में जिस्म का दिफाई निज़ाम पूरी तरह मफलूज होकर रह जाता है। एडायनामिया ये एक बहुत अहम लफ्ज़ है एलांथस के लिए, जिसका मतलब है शदीद कमज़ोरी। ये कोई आम थकावट या कमज़ोरी नहीं है, ये बीमारी के शुरू होते ही एक गहरा और अचानक आने वाला कोलैप्स है। मरीज़ में बीमारी से लड़ने की कोई हिम्मत, कोई ताकत बाकी नहीं रहती, जो कि शदीद सेप्सिस या जहरीली बीमारियों की एक वाज़ेह निशानी है। तो एलैंथस का जो मेन एक्शन है ना, वो सीधा खून पर होता है। ये खून को इतना ख़राब कर देती है कि वो पतला और नॉन कोएगुलेबल यानी ना जमने वाला हो जाता है। इसी वजह से ये जहरीलेपन या ज़ाइमोटिक हालतों को जन्म देती है, जैसा कि हम मुहलिक खसरा, टाइफॉइड या सेप्टिसीमिया की बिगड़ी हुई शक्लों में देखते हैं। अब खून की ये जो जहरीली हालत है, ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी आसाबी निज़ाम पर असर करती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही मुनफरिद और शदीद ज़हनी तस्वीर हमारे सामने आती है। यहाँ एलैंथस का मरीज़ आपको दो इंतहाओं पर मिलेगा। या तो वो एक गहरी खुनूदगी और बेहिसी में पड़ा होगा, जैसे नीम बेहोश हो, सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, या फिर वो शदीद हज़ियान में चला जाएगा, जिसमें वो मुसलसल बड़बड़ाता है, बेचैन होता है और अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचान पाता। ये दोनों ही हालतें दिमाग पर सेप्टिक जहर के असर की निशानदेही करती हैं। और फिर आते हैं इसके बहुत ही अजीबो गरीब वहम। ख़ास तौर पे ये जो सांपों और छोटे जानवरों के बारे में वहम है ना, ये एलैंथस के लिए इंतहाई अहम है। ये इस बात की निशानी है कि जहर की वजह से हवास बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, और अगर ये अलामात मौजूद हों तो दवा की तशख़ीस में ये कलीदी हैसियत रखती हैं। अच्छा, जिस तरह की तबाही हमें ज़हनी सतह पर नज़र आती है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जिस्मानी सतह पर भी मिलती है। यहाँ भी टिश्यूज़ के टूटने और दौरान खून के खात्मे के वाज़े सबूत मिलते हैं। गला एलैंथस की पैथोलॉजी का एक मेन सेंटर है। आप देखेंगे कि गला गहरा जामनी या नीला हियटमाइल बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और टॉन्सिल्स पर गहरे बुदबुदार जख्म बने हुए हैं। ये तस्वीर मोहलिक खनाक यानी मलिग्नेंट डिप्थीरिया की एक क्लासिक मिसाल है, जिसमें गर्दन के हुदूद भी बुरी तरह सूज जाते हैं। जिल्द की हालत तो जैसे पूरी कहानी बता देती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जिल्द पर नीले या जामुनी रंग के धब्बे होते हैं, और अगर इन पर उंगली से दबाव डाला जाए तो रंगत बहुत ही आहिस्ता वापस आती है। ये अलामत, जिसे कैपिलरी स्टेसिस कहते हैं, वेज़ोमोटर पैरालिसिस की एक यकीनी निशानी है और एलैंथस के लिए एक बहुत बड़ा कीनोट है। एलैंथस के जितने भी डिस्चार्जेस हैं, उन सब की एक ही पहचान है। वो पतले होंगे, खूनी होंगे, एक्रिड यानी तेजाबी होंगे, और उनमें शदीद बदबू होगी, चाहे ये नाक से हों, गले से या आंतों से। इनकी ये नोयत जिस्म के अंदर टिश्यूज़ के तेज़ी से टूटने और सड़ने के अमल को जाहिर करती है। तो अब जब हम दवा की कोर पिक्चर को समझ चुकी हैं, तो आइए देखते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन से हालात और असबाब हमें एलैंथस की तरफ लेकर जाते हैं। इसका जो असल दायरा कार है, वो हैं शदीद तरीन ज़ाइमोटिक बीमारियाँ, जैसे मुहलिक खुसरा, टाइफाइड और सेप्टिसीमिया। ख़ासतौर पर तब जब बीमारी का किरदार अचानक मुहलिक हो जाए और जिस्म का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। और इसकी एक बहुत ही अहम वजह है
دانوں کا دب جانا۔ جب خسرہ یا کسی اور جلدی بیماری کے دانے پوری طرح سے باہر نہیں آتے یا کسی وجہ سے انہیں دبا دیا جاتا ہے تو زہر اندرون اعضاء خاص طور پر دماغ اور خون پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے ایک مہلک ٹائیفائڈ جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ موڈیلٹیز میں جو سب سے اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے بیٹھنے یا اٹھنے سے علامات کا بڑھنا۔ یہ اس شدید کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ مریض اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سیدھا بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چکر آتے ہیں یا قے ہو جاتی ہے۔ یہ اے ڈائنامک حالتوں کی ایک کلاسک علامت ہے۔ آخر میں صحیح دوا تک پہنچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایلینتھس کا موازنہ ان دواؤں سے کریں جو اس جیسی مہلک حالتوں میں کام آتی ہیں۔ آئیے ان کے اہم فرق کو دیکھتے ہیں۔ اس ٹیبل میں ایلینتھس کا مقابلہ بیپٹیزیا، لیکسس اور ایرمٹرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ بیپٹیزیا کو دیکھیں، اس میں بھی غنودگی اور بدبو ہے، لیکن اس کا مریض بساٹڈ یعنی نشے میں دھت لگتا ہے اور اسے جسم کے بکھرے ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ لیکسس کا گلا بھی جامنی ہے، لیکن اس میں بائیں طرف کی زیادتی، چھونے سے سنساسیت اور نیند کے بعد تکلیف کا بڑھنا کلیدی علامات ہیں۔ ایرمٹرف کی سب سے بڑی پہچان اس کے اخراجات کی شدید تیزابیت اور مریض کا اپنے ناک اور ہونٹوں کو نوچنا ہے، جو ایلینتھس میں نہیں ملتا۔ ایلینتھس کو جو چیز سب سے الگ کرتی ہے وہ ہے بیماری کے شروع سے ہی شدید کمزوری اور دانوں کا دب جانا۔ تو اگر ہم پوری دوا کو 3 اہم نکات میں سمیٹنا چاہیں تو وہ یہ ہوں گے۔ اول، اچانک اور شدید کمزوری۔ دوم، جلد پر نیلاہٹ مائل دبے ہوئے دانے۔ اور سوم، غنودگی اور ہذیان کی ذہنی حالت۔ جب یہ تینوں علامات ایک ساتھ موجود ہوں تو تشخیص تقریباً یقینی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب کوئی ایسا شدید کیس سامنے آئے جو تیزی سے سیپسس کی طرف جا رہا ہو، جس میں غنودگی اور نیلاہٹ مائل جلد نمایاں ہو، تو ایلینتھس کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیحات میں رکھیں۔ یاد رکھیں، یہ ان نازک لمحات میں ایک زندگی بچانے والی دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.